डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गुरु बीजाणु जनन हम किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका सटीक आंसर नहीं लिख पाते, तो आज हमारे वीडियो को आप लास्ट सेशन तक देखें। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप गुरु बीजाणु जनन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आत्मसात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन पे आइए। गुरु बीजाणु मातृकोशिका। अब ये मातृकोशिका है क्या? कोई न कोई किसी चीज से बनेगा, कोई किसी न किसी कोशिकाओं से। तो जो प्रथम कोशिका होती है वो कहलाती है आपको कौन सा? मातृकोशिका कहलाती है। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणुओं को हम बोलते हैं अंग्रेजी में मेगास्पोर के बनने की क्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी गुरु बीजाणु जनन क्या हुआ? जनन का मतलब होता है निर्माण, किसी चीज का बनना। तो किसका बनना? तो गुरु बीजाणुओं का बनना। किसका बनना? गुरु बीजाणुओं का बनना। और वो भी किस चीज से बनना? गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बनने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये दोनों शब्दों को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु बीजाणु एक तो बनेगा नहीं, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बहुत सारे गुरु बीजाणु बनेंगे। और जब बहुत सारे गुरु बीजाणु बनेंगे तो उसके बनने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आगे के प्रोसेस में हम पढ़ते चलेंगे। अब एक नया टर्म हमारे पास आ गया, गुरु युग्मक जनन। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा जो वर्ड आता है यूजुअली फीमेल्स के लिए आता है, और माइक्रो जो आता है वो जनरली हम मेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कंप्लीट रूप से जो आपका जो गेमीट बनेगा इनसाइड द एम्ब्रियो यानी भ्रूण कोश के अंदर, उसके हर एक चरण को हम गुरु युग्मक जनन के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो अब यहाँ समझिए कि गुरु बीजाणु तो आपको यहाँ बना था। गुरु बीजाणु बना किससे था? गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बना था। तो गुरु बीजाणु से पूर्ण भ्रूण कोश बनने तक की सभी क्रियाओं को मिलाकर हम गुरु युग्मक जनन कहते हैं। तो देखिए, आप स्टेप्स को समझिए। आपके पास है कौन? गुरु बीजाणु मातृकोशिका उसको बोलते हैं। जैसे मातृ शब्द का इस्तेमाल हम माता के लिए करते हैं, तो वैसा कोशिका जिससे गुरु बीजाणु बनेगा उसी को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृकोशिका। और गुरु बीजाणु, अब मातृकोशिका है किसका? गुरु बीजाणु का। तो बनेगा कोई दूसरा, गुरु बीजाणु ही बनेगा। तो ये हो गया क्या कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बनता है गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु हम एक ही क्यों बनाएंगे? अब एक माता का एक ही संतानों को जरूरी हो? कई होगा। तो गुरु बीजाणुओं इसीलिए कहा गया, एक से अधिक को कहा जाता है, ओ लगा देते हैं। तो एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बहुत सारे गुरु बीजाणु बनाया जाएगा। तो इस चरण को, ये जो चरण हुआ कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु जो बना, इसी चरण को हम कहेंगे क्या? गुरु बीजाणु जनन। जनन का मतलब निर्माण, बनना, जन्म लेना। ठीक है। अब ये गुरु बीजाणु से क्या होगा? गुरु बीजाणु से आगे चल करके भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है। और भ्रूण कोश के अंदर, भ्रूण कोश के बारे में अंदर कितनी कोशिकाएं होती है? जैसे एग अपरेटस होता है, अंड सेल होता है, सब कुछ के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, भ्रूण कोश की संरचना। तो गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु से निर्माण होगा किस चीज का? भ्रूण कोश का। तो पूर्ण भ्रूण कोश का निर्माण जब गुरु बीजाणुओं से हो तो वो कहलाता है युग्मक जनन। क्या कहलाएगा? युग्मक जनन। तो यहाँ आप दो टर्म आसान तरीके से सीख रहे हैं। कौन कौन?
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना, और गुरु बीजाणुओं से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और भ्रूण कोश के अंदर लगभग 8 तरीके के सेल्स होते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर और 2 बीच में, जो हम आगे और दिखाएंगे आपको। तो बनने तक की सभी क्रियाओं को मिला करके हम कहते हैं गुरु युग्मक जनन, यानी जो भ्रूण कोश होगा उसके अंदर युग्मक होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है गुरु युग्मक जनन कहा जाता है। आप अच्छे से ये दोनों टर्म को समझ गए होंगे। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है और गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका होता है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, सिनर्जिड्स होता है। इन सारी कोशिकाओं को एक साथ जब हम एक बड़े से थैले में बंद कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका भ्रूण कोश। भ्रूण कोश यदि अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल में बात किया है भ्रूण कोश की संरचनाओं के बारे में। तो अब चलिए कैसे भ्रूण कोश का निर्माण होगा, अब इस बात का अध्ययन हम बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से करने जा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ चरण वाइज तरीके से मैंने सबों को लिया है। तो आ जाइए अब यहाँ नीचे हम इसको ज़रा सिस्टमैटिक कर लें, अच्छे से जूम कर लें। और यहाँ आप स्टेप वाइज एग्ज़ाम में भी यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोकेगा। जब आप समझे रहेंगे अच्छे ढंग से तभी आप लिख पाएंगे, नहीं समझे रहेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जब कुछ नहीं होगा तो केवल ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। जैसे आप किसी फूल को बनते हुए देखते होंगे तो एक ही दिन में फूल नहीं बन जाता होगा और एक ही दिन में उसमें सारी संरचनाएं नहीं आ जाती होगी। धीरे धीरे वो छोटा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अगले दिन फिर कली बना, कली के बाद देखते हैं कि फिर उसके ऊपर पंखुड़ियाँ और ये जो कैलिक्स है वगैरह उसको कवर किए हुए है, फिर एक दिन खिलेगा। तो एक दिन का स्टेप्स ये नहीं होता है। ये स्पेशली होगा कि ये जो घटनाएं जो यहाँ से यहाँ तक हमने ये बनाया है, ये अब लग रहा होगा कि होगा ये कहाँ, ये भी तो दिमाग में आना है। तो देखिए ये है हमारे पास कोई पुष्प, और पुष्प का ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, जो सबसे आगे मैंने बनाया है ये वाला पार्ट। और ये जो गर्दन जैसा बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है वर्तिका, और नीचे हो गया ये क्या, ये नीचे हो गया अंडाशय। अब अंडाशय में ही होता है आपको क्या, ओव्यूल होता है इस तरीके से, जिसको हम ओव्यूल को बीजांड कहते हैं। और बीजांड के अंदर होता है ये भ्रूण कोश। यानी अब हम चर्चा कर रहे हैं इसका निर्माण कैसे होगा। ये जो लास्ट में मैंने ये गोल टाइप का यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये यानी आप जो ये पढ़ने भी जा रहे हैं इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। तो ये पूरे को हम स्त्री केसर बोलते हैं, इसको वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका। अब वर्तिका के अगले वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। और ये हो गया पूरा का पूरा क्या, अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है ये बीजांड, और बीजांड के अंदर ये होता है भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होंगी वो पहले बता चुके हैं। तो अब ये भ्रूण कोश का निर्माण क्या होगा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ समझिए कि पहले ये स्त्री केसर जो ये था, ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बना होगा। बहुत सारे यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, केवल ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। बाद में ना यहाँ से मॉडिफिकेशन होना शुरू हो गया, यानी बदलाव होना शुरू होगा कहीं ना कहीं, तो एक निर्माण होना क्या होगा, शुरू होगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आप किस पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं होगा, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं का समूह है केवल। और इन समूह में से कोई एक कोशिका अपने आप को क्या कर लिया, बदल लिया। सारी कोशिकाएं नहीं, एक यहाँ तो इसको जूम करके दिखाए हैं। आप कभी सिनेमा देखे होंगे, गाना देखे होंगे, जो हीरो रहता होगा ना उसी को जूम करके दिखाया जाता है। बाकी उससे ज़्यादा हैंडसम लोग इधर आगे पीछे उछलते रहते हैं, कोई नहीं दिखाता उसको। उसी तरीके से जो काम वाली कोशिकाएं हैं
उसको हमने यहाँ क्या किया है, जूम किया है, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो ऐसे ही होता है हमारा जीवन। यदि अपने आप को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो लोग जानेंगे, नहीं करेंगे तो घरों में कौन किसको जानता है। तो देखिए, ये जो कोशिका है ये अपने आप को बदलेगा, मॉडिफाई करेगा, यही आगे चल करके भ्रूण कोश का निर्माण करने वाला है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर दिए हैं, बड़ा कर दिए हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल्स। प्राइमरी यानी जो सबसे फर्स्ट टाइम आया, हिंदी में प्रपशु आरंभक कोशिका। प्राइमरी को बोलते हैं प्रपशु, यानी जो फर्स्ट बार आए उसको हिंदी में बोलते हैं प्रपशु, जो सबसे पहली बार आए, जिसका सबसे पहली बार अपीयरेंस हो वो कहलाता है प्रपशु। यानी सबसे पहले आप किसी चीज को आपको बताना हो तो उसको बोल दीजिए प्रपशु है। तो प्रपशु आरंभक यानी जहाँ से शुरुआत होगा वो कोशिका। अब इस कोशिका में क्या होगा, परिणतिक विभाजन। अब ये भी शब्द को आपको समझना होगा कि परिणतिक विभाजन हम किसको बोलते हैं। तो ये जब कोई कोशिका हो और ये जब क्षैतिज रूप से ये डिवाइड होता हो, डिवाइड होने का मतलब कि विभाजन इसका होता हो, तो एक ऊपर हो गया कोशिका और एक नई कोशिका नीचे हो जाएगी। तो जब क्षैतिज रूप से किसी का क्या हो, डिवीजन हो, तो उसी को बोलते हैं परिणतिक विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन, ट्रांसवर्स फॉर्म में होता है। तो देखिए, ये एक कोशिका था, परिणतिक विभाजन होने से इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। विभाजन होने से कितने कोशिकाओं का निर्माण होगा, दो। एक वो कोशिका हो गया जो दीवार की तरफ है। देखिए ये जो है ना, ये इसका एपिडर्मिस है, बाउंड्री लाइन तो होगा ही। अब किसी का घर भी होता है तो उसमें बाउंड्री बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। तो ये दीवार वाला साइड हो गया ये, और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। तो जो सबसे जो एक हो गया दीवार के साइड और एक हो गया नीचे की तरफ जो जाएगा ये। तो देखिए, जो दीवार के साथ तरफ है इसलिए इसको बोले हम प्राथमिक। दीवार को भित्ति भी बोला जाता है। तो भित्तीय कोशिका सबसे पहली बार बना है, तो प्रारंभिक भित्तीय कोशिका इसको हम बोलेंगे। अंग्रेजी में देखिए बड़ा आसान नाम है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, जो कि बाहर की तरफ सेल्स हो उसको पेराइटल सेल्स बोलते हैं। और ये जो दूसरी कोशिका हमने बनाया है, ये सेकंड वाली जो कोशिका है ये, इसको ये तो ये हो गया और ये हो गया थोड़ा सा। तो सेकंड जो कोशिका है वो अब अलग फंक्शन करने के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, और यही कोशिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो दीवार की तरफ हो गया दीवार की तरफ हो गया, लेकिन जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है ये अब महत्वपूर्ण होने वाला है। ये किधर होगा, अंदर के तरफ। आपसे जो ऑब्जेक्टिव पे सवाल पूछा जाता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो इंतजार में आप होते हैं, नहीं होना पड़ेगा। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप सभी को सॉल्व अपने दिमाग से कर सकते हैं, केवल हमारे वीडियो के देखने से होगा। समझिए, ध्यान से नोट करिए और अध्ययन करिए, आत्मसात करिए। तो देखिए, जो सेकंड वाली कोशिका है, फर्स्ट नहीं, सेकंड वाले को बोलेंगे हम प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। पूछेगा किधर की ओर होता है, अंदर की ओर। प्राथमिक भित्तीय कोशिका किधर होता है, बाहर की ओर होता है। बनता है किससे, प्रपशु आरंभिक कोशिका से। प्रपशु आरंभक कोशिका में किस तरीके का विभाजन होता है, तो परिणतिक विभाजन होता है। यही सब तो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो देखिए, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स अंग्रेजी में बोलते हैं और प्राइमरी पेराइटल सेल्स। क्लियर। अब ये जो कोशिका है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, यह कोशिका गुरु बीजाणु जनन कोशिका के रूप में काम करती है। यानी यही आपको काम करेगा मातृ कोशिका के रूप में। जो आपने परिभाषा में पीछे पढ़ा था, यही है गुरु बीजाणु जनन मातृ कोशिका। और इसी से गुरु बीजाणुओं का क्या होगा, निर्माण होगा। और गुरु बीजाणुओं को जब निर्माण होता है तो हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन, जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें और कौन कौन सा परिवर्तन होने वाला है। देखिए परिवर्तन क्या क्या होगा। आपने जो देखा
दो तरीके का कोशिका बना था, ये प्राथमिक भीतीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भीतीय कोशिका भी डिवाइड होगा, देखिए ये डिवाइड हुआ और डिवाइड हो करके एक कोशिका से कितना कोशिका बनाया, दो कोशिका। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं तो और आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसको चलिए हटा देते हैं। और यहाँ तक जब आप वीडियो को देखते देखते पहुँच गए हैं तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के बीच में शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए ये जो प्राथमिक भीतीय कोशिका है ये वाली, ये अब ये तो ऐसे ही रहेगी नहीं, डिवाइड होगी। तो एक कोशिका से डिवाइड होकर के कितना कोशिका बनेगा, एक से डिवाइड होगा तो दो बनेगा, तो एक इधर है और एक ये दूसरा है। और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका भी आपस में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये भी डिवाइड करके कितना कोशिका बनाया, ये फिर से नया दो कोशिका बना लेगा। देखिए दो कोशिका बनाया, सीधा सीधा लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो दीवार ही की तरफ है ये पेराइटल सेल यानी भीतीय कोशिका, और ये जो दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ इसमें से जो अंदर की ओर जो हुआ इसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल यानी प्राथमिक बीजाणु जनन मातृ कोशिका। यही है बीजाणु जनन मातृ कोशिका। और ये अभी सब के सभी बॉडी सेल्स हैं। तो बॉडी सेल्स है तो सबों में जो क्रोमोजोम्स होगा वो जोड़े के रूप में इन सभी में जितने कोशिकाएं हैं यहाँ जो देख रहे हैं, हमारे शरीर में भी जो कोशिकाएं होती है उसमें क्रोमोजोम्स जोड़े के रूप में होते हैं। जोड़े के रूप में क्रोमोजोम्स यदि हमारे शरीर में हो तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड स्टेज। डिप्लॉयड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, और वही जब 1 सेट हो जाए कोशिकाओं का, जैसे मातृ कोशिका अलग हो जाए और पितृ कोशिका जो क्रोमोजोम्स है, कोशिका बोल दिए गलत है, यदि मैटरनल क्रोमोजोम मदर के साइड वाला क्रोमोजोम अलग हो जाए, फादर के साइड से जो आया हुआ क्रोमोजोम अलग हो जाए, तो ये दोनों का दोनों हैप्लॉइड हो गया, अलग सेट बना लिया। और जब एक कंप्लीट सेट बनाया, तो सेट कंप्लीट कब हो सकता है, जब एक मैटरनल क्रोमोजोम और एक पैटर्नल क्रोमोजोम से एक साथ आ जाए यानी जोड़े में आ जाए, तो वैसे को हम बोलते हैं जीनोम। और ये डिप्लॉयड कंडीशन को यानी जब जोड़े में रहेगा तो हम बोलेंगे क्या, 2n। क्लियर हो गया होगा। तो ये जितनी कोशिकाएं अभी तक है सबों में माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। आपको पता है कि माइटोसिस में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और दोनों में क्रोमोजोम्स की संख्या उतना ही रह जाती है। तो इन सबों में भी हो रहा था कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। तो इन सबों में जब 2n है, डिप्लॉयड है, तो इन सबों में भी क्रोमोजोम्स क्या रह जाएगा, 2n और ये भी रह जाएगा 2n। तो जो अंदर वाली जो कोशिका है यहाँ एक नया नाम हो गया, इसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल यानी बीजाणु जनन मातृ कोशिका। मदर का मतलब हो गया मातृ और सेल का मतलब कोशिका और बीजाणु जनन, मेगास्पोर का मतलब तो ये बीजाणु जनन मातृ कोशिका। अब जो पेराइटल सेल्स, ये सब जो पेराइटल सेल्स में आ जाएंगे, ये भी डिसइंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पेराइटल सेल्स पे उतना भी हमको फोकस नहीं करना है। अब चलिए नीचे मेगास्पोर मदर सेल्स में। अब देखिए जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, ये वाली कोशिका, ये बाकी सब पे नहीं, जिससे हमको काम लेना है बस उसी पे अब हम फोकस कर रहे हैं। बाकी ये सब पेराइटल सेल्स हो गए ऊपर की ओर, ये अंदर की ओर अब जा रहा है। इसमें होगा कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है मियोसिस। और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है, आप लोगों को पता होगा, ये 4 कोशिकाओं का क्या होता है, नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये यदि डिप्लॉयड है तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड। इन सबों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाएगा, यानी उसमें जोड़े में है और इसमें जोड़े में नहीं है। तो इस वजह से देखिए यहाँ ये एक जो कोशिका है इसमें केवल हुआ है अर्धसूत्री विभाजन, किसमें, बीजाणु जनन मातृ कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल में। तो एक कोशिकाओं से देखिए कितना एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण हुआ, 4। यहाँ 1 2 3 4
और ये अंदर की ओर जाता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, और इधर तो पेराइटल वाला है, अभी इस पर फोकस नहीं करना है। तो ये एक लाइन में सज जाता है अंदर, इसलिए एक लाइन में आ गया तो इसको बोलते हैं लीनियर, एक लाइन में आ जाएगा। 4 की संख्या को हम बोलते हैं टेट्राड, और ये सब के सब क्या है, मेगास्पोर है, बीजाणु जनन है तो मेगास्पोर हो गया। ठीक है, कितना बीजाणु जनन का, बीजाणु का निर्माण हुआ, बीजाणुओं का 4, मेगास्पोर का मतलब बीजाणु जन, बीजाणु, ठीक, बीजाणु सेल्स। अब ये 4 में से 3 बेकार हो जाएगा, ये जो भीति की तरफ 1, 2 और 3 बेकार हो गया, तो देखिए 1, 2, 3 ये सब बेकार है, ये सब विकास नहीं कर पाएगा। हीरो तो किसी एक को ही होना होगा। तो 3 जो विकसित ही नहीं कर पाया, और एक जो अंतिम वाला है, एक जो लास्ट वाला है, ये ही विकास करेगा यहाँ, ये देखिए विकास करने वाला है। तो 3 हो गया अपविकसित। तो इन तीनों को लिख दिए क्या कि अपविकसित गुरु बीजाणु है। देखिए मेगास्पोर का हिंदी क्या होता है, गुरु बीजाणु। ठीक है, और सबसे पहले आपका यही टॉपिक था जो आप वहाँ जो हम डेफिनेशन में हम बात कर रहे थे कि मेगास्पोर मदर सेल से, जो सबसे पहली लाइन था हमारा कि मेगास्पोर मदर सेल से, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण, यही सब गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणुओं के निर्माण के क्रिया को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन होने के लिए अर्धसूत्री विभाजन का होना जरूरी है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और यही प्रोसेस आपको क्या कहला रहा है, गुरु बीजाणु जनन। अब आप समझ गए होंगे, वहाँ इतने अच्छे से नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ आप फोटोग्राफ नहीं देख रहे थे, और यहाँ आप देख रहे हैं तो आप आसान तरीके से लिख रहे हैं। अब देखिए ये जो एक गुरु बीजाणु है, यही विकास करके भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा एक, और 3 क्या हो जाएगा, अपविकसित हो जाएगा। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए बिना ताम झाम का आप स्थिर से पढ़िए, ना शोर शराबा कुछ नहीं हम करते, जैसे क्लासरूम का होता है सेम टाइप से बात कर रहे हैं। तो 3 क्या हो गया, डीजेनरेट कर गया। डीजेनरेट करने का मतलब अविकसित हो गया, एक विकसित होगा। विकसित गुरु बीजाणु एक ही होगा, तो विकसित को अंग्रेजी में बोलते हैं कि फंक्शनल होगा। तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं हम, परीक्षा में आ जाए तो बढ़िया से एकदम फोटोग्राफ्स लिख ये बनाते हुए आपको डिस्क्राइब करते चलिए, 100% नंबर लाइए। जो टॉप करते हैं ऐसे ही करते हैं। लिखने वाला तो वहाँ 1 लाइन लिखेगा तो भी उसे कुछ न कुछ नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो इस तरीके से लिखेगा वो एक नया इंप्रेशन क्रिएट करता है कॉपी जांचने वाले पे। तो गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अविकसित हो जाता है। अविकसित को अंग्रेजी में डीजेनरेट बोलते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री, यही स्त्री युग्मकोद्भिद, और इसका ऐसे बोलने पर तो लगता है कि जैसे कि मुंह में लकवा मार जाएगा, युग्मकोद्भिद, इसको सीधा सीधा भ्रूण कोश कहते हैं तो आसान लगता है, के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। तो देखिए अब केवल इस पे फोकस करना है, ये पूरे को हम नहीं दिखाएंगे। अब इसमें क्या क्या बदलाव आएगा ये चीज आपको हम सिखाने जा रहे हैं। पूरे को एक साथ बना पाना संभव है, लेकिन आपके दिमाग में हौच पौच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ, अब देखिए एक ही कोशिका था, एक ही मेगास्पोर यानी बीजाणु जनन जो डेवलप होगा। देखिए आप अंग्रेजी से नहीं घबराइएगा, आप ऐसे भी लिखिएगा, हिंदी में भी लिख रहे हैं, पूरा नंबर पाने का हकदार है। कॉपी हम ही जांच करते हैं इसलिए हम जांच करने वालों में से हैं, तो विश्वास रखिए। ठीक है, तो डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, ये सब बहुत लोग कॉपी जांच करने वाले लोग नहीं होते हैं और अपने मन से बोलते हैं, और हम उसी का एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं। और हम यूजुअली कॉपी ऐसे हम लोग देखते हैं, कोई नंबर नहीं काटते, मन खुश होता है कि लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग साइंस में कंटेंट से मतलब रखता है और लैंग्वेज से नहीं। क्लियर? तो देखिए एक जो डेवलप हुआ है
तो उसमें पहले एक ही न्यूक्लियस था, एक ही केंद्रक था। अब इसके केंद्रक डिवाइड करेगा, उसमें विभाजन होगा केंद्रक में। इससे पहले तो एक ही कोशिका था ना, उसमें एक ही केंद्रक था जो विकसित वाला था। तो देखिए, जो विकसित मेगास्पोर था गुरु बीजाणु जनन बीजाणु, उसमें एक ही केंद्रक था। अब इसका केंद्रक एक से कितना हो गया, 2, और दोनों अलग अलग छोरों पे चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक उधर चला जाएगा। और ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है। वैक्यूल यानी एक बड़ा सा आकृति होती है, और जिसके मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो हम केवल यहाँ लिख दिए हैं, नहीं तो वो भी आपको कोशिका टाइप का दिखेगा। वैक्यूल की मदद से ये इधर चला गया और इधर चला गया। और इसके जो ऊपर वाले मेम्ब्रेन जो है, ये जो सेल मेम्ब्रेन इस कोशिका का, अब इसको हम कहने लगेंगे एम्ब्रियो सैक। सैक मतलब थैलीनुमा स्ट्रक्चर, और इसकी आकृति थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी। फिर अभी भी रुकने वाला नहीं है इसके न्यूक्लियस का, केंद्रक का डिवीजन। ये भी डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा। तो एक से यहाँ बना लिया कितना, 2, और ये भी डिवाइड करके बना लिया एक से कितना, 2। अभी भी रुकने वाला नहीं है, ये फिर डिवाइड होगा, ये फिर डिवाइड होगा। तो इससे 2, इससे 2 तो कितना, 4। तो 1 2 3 4, इससे भी 2 से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 4। सबों में हो रहा है माइटोसिस टाइप का डिवीजन, मियोसिस टाइप का नहीं। केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, यानी इसको बोलेंगे कैरियो काइनेसिस। केवल जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो तो उसको बोलते हैं कैरियो काइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियो काइनेसिस। इस तरीके से एक केंद्रक से आप देखें कि कितना केंद्रक का निर्माण हो गया है। एक ही पूरा का पूरा ये कोशिका है, इसमें केंद्रकों का निर्माण हो गया है 4 ऊपर और 4 नीचे, और बीच में ये जो वैक्यूल है ये कोशिकाओं को दोनों ध्रुव पर ले जाता है। तो ये 4 को दोनों तरफ कहेगा कि दूर दूर रहो, ठीक है। अब क्या होगा कि अब यहां तक तो हो चुका है, अब ये फिर से रीअरेंज होगा इसके अंदर। तो रीअरेंज कैसे होगा, ये ऊपर जो 3 है वो ऊपर रह जाएगा, और इसका जो ये 3 है वो नीचे रह जाएगा, और ये जो वाला है वो यहाँ बीच में जाएगा, और ये भी आएगा बीच में। तो अरेंजमेंट हो जाएगा 3 ऊपर 3 नीचे, और 2 हो जाएगा कहाँ, बीच में। अब ये जो पूरी संरचना आप देख रहे हैं, ऐसे अरेंजमेंट होने के बाद यही पूरा का पूरा है भ्रूण कोश। यही अब कहलाएगा भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर देखिए 3 ऊपर केंद्रक वाली केंद्रक है, 2 बीच में और नीचे। अब ये एक कोशिका की तरह काम करना शुरू करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा थैली हो गया। तो देखिए 3 जो ऊपर है इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। भ्रूण कोश में हिंदी में सबके बारे में इसकी संरचना डिटेल में बताया हुआ है भ्रूण कोश वाली वीडियो में, कि भ्रूण कोश क्या है। अब देखिएगा हमारे वीडियो में तो वहाँ और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ बनते हुए दिखा रहे हैं, वहाँ संरचना का काम भी बताए हैं। ये 2 गो है बीच में, ये है पोलर सेल्स, सब हैप्लॉइड है, सबों में क्रोमोजोम्स है, और सबों में क्रोमोजोम्स की संख्या क्या है, आधी है। और फिर ये जो नीचे, ये तो सवाल मेडिकल तक का पूछा है कि देखिए बीच वाला जो ये है, जो बड़े साइज का है, यही हीरो है। ये बनाएगा अंड कोशिका यानी एग सेल्स, और ये दोनों तरफ से ये जो देख रहे हैं ये कोशिकाएं सिनर्जिड्स है। और इसमें सिनर्जिड में देख रहे हैं जो उंगली नुमा ऐसे से निकला हुआ, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये पूछा है नीट में कि फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ मिलता है, सिनर्जिड्स में, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो एक सेल है 1, और सिनर्जिड्स की संख्या है 2, एक यहाँ और एक यहाँ 2। तो ये एक सेल और सिनर्जिड्स मिल करके बनाता है एक अपरेटस। क्या बनाता है? और ये भी सवाल है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक अपरेटस किसको बोलते हैं, ठीक है। आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इधर समझ में नहीं आएगा तो इधर अंग्रेजी वाला भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में। और ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनाता है। 1 से 2 केंद्रक बना था, 2 से 4 बना था, तो 4 ऊपर और 4 नीचे हुआ था।
तो टोटल 8, जो गुरु बीजाणु के 2 सम्मुख ध्रुवों पे चला जाता है, दोनों तो अपोजिट चला गया था। फिर 2 अनुक्रमिक समसूत्री विभाजन यानी सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन के परिणाम स्वरूप 4 न्यूक्लियोट, और उसके जो आपने देखा किसमें, संरचना में, वही बात को हम यहाँ केवल लैंग्वेज में लिख दिए हैं, पढ़ा तो दिए ही, ठीक है। क्या बनेगा, 8 न्यूक्लिएट भ्रूण कोश की संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो 4 हो गया माइक्रोपाइलर छोर पर, और 4 नीचे चला जाएगा चैलेजल छोर पे। ये जो हम ऐसे बनाए हैं ना, तो इधर वाले को बोलते हैं माइक्रोपाइलर, पाइलर एंड, और ऊपर वाले को बोलते हैं चैलेजल एंड यानी छोर। तो चैलेजल छोर हो गया, इधर 3 गया था ना, और 3 आपका नीचे था, तो 4 चला, और फिर 4 लिख रहे हैं, फिर इसमें से 1 आ गया था यहाँ, फिर इसमें से 1 आ गया यहाँ। तो इसमें 3 अंड समोच्च, ये जो नीचे है ना, ये जो एग अपरेटस जिसको हम कह रहे थे, ये अंड समोच्च, तथा चौथा नीचे की ओर खींचकर ध्रुवीय केंद्रक बनाता है, जिसको हम बोल रहे थे पोलर न्यूक्लियाई। इन दोनों को ध्रुवीय कहिए, पोलर न्यूक्लियाई कहिए, या ध्रुवीय केंद्रक कहिए। और जो चैलेजल छोर पे था 1, 2, 3, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, और अंग्रेजी में एंटीपोडल सेल। हमारे डायग्राम में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप उस जगह पे का अपने नोट में सुधार लीजिएगा, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं लिख लीजिएगा। और चौथा ध्रुवीय केंद्रक बनाता है, क्योंकि ऊपर से भी एक नीचे आया था। तो ये पूरा का पूरा आपने अभी क्या देखा, गुरु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन यानी गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण, और भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का समूह। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा इसको देखिए, नोट्स बनाइए देखकर, और यदि फिर भी कुछ समस्या रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 91 ये 5x5 मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, एंड 440। औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता दूं आप लोगों को कि मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह, और मुझे कॉल कर करके आप ऑनलाइन भी मुझसे पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी मेरा ट्यूशन सेंटर है। आप जब यहाँ लास्ट तक पहुँच गए हैं तो हमारे वीडियो को दोस्तों के बीच में काइंडली शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।